हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हेक्सा से संबंधित चल रहा है, जिसमें हमने हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ लिया है और उसके बाद हेक्सा ब्लेड के बारे में भी हमने सारा कुछ है वो क्लियर कर लिया है। 3 से 4 क्लासें वो हमारी हेक्सा की हो चुकी है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पावर सा के बारे में। यानी कि हेक्सा का जितना भी पार्ट है या जितना भी पॉइंट इसके रह जाते हैं वो सारे आज की क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। पावर सा रहेगा, उसके बाद में कुछ सेफ्टी रहेगी, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स रहेंगे जो पावर सा से रिलेटेड रहेंगे और हेक्सा से हैंड हेक्सा से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पावर सा। ठीक है, पावर सा क्या होती है? तो हैंड हेक्सा के द्वारा लोहे की मोटी प्लेटों व सरिये को काटने में समय अधिक लगता है, इसलिए इन्हें काटने के लिए पावर सा का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि क्या है, हेक्सा के द्वारा क्या है, कई बार बड़ी बड़ी रोड है, सरिये है, प्लेटें आदि को भी काटा जाता है, तो उनमें फिर क्या है कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए क्या पावर सा का यूज किया जाता है, क्योंकि समय के साथ में क्या कारीगर की एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है मोटी प्लेटों को काटने में। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पावर सा को बनाया गया है। इसका ब्लेड है वो हैंड हेक्सा ब्लेड से लंबाई व मोटाई में बड़ा होता है। इसमें ब्लेड के दांतों को पीछे की तरफ रखकर बांधा जाता है। पीछे की तरफ रखकर बांधे जाने का मतलब है कि हम हैंड हेक्सा में जो ब्लेड बांधते हैं उसमें दांतों का झुकाव है वो विंग नट की तरफ रहता है, यानी कि आगे की तरफ रहता है। लेकिन जो पावर सा में दांतों का झुकाव रहेगा वो मशीन की तरफ रहेगा, आगे की तरफ नहीं रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड। और कुछ एक मशीनें होती है जो क्या है फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करती है। कुछ एक मशीनें क्या होती है फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करती है, कुछ होती है रिटर्न स्टॉक में कटिंग करती है। तो ज़्यादातर पावर सा है वो रिटर्न स्टॉक में कटिंग करती है। उसके अलावा अगर पावर सा कोई है जो फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करेगी तो उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ मिलेगा कि ये जो पावर सा है ये फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करेगी। तो उसमें क्या दांतों का झुकाव आगे की तरफ रखा जाएगा। साधारणतः जो पावर सा ब्लेड के दांतों का जो झुकाव है वो पीछे की तरफ रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ पावर सा। पावर सा कितने प्रकार की होती है, अलग अलग कार्य के अनुसार क्या पावर सा को बनाया गया है। तो फर्स्ट है इसमें रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन, सेकंड है फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन, थर्ड है सर्कुलर पावर सा मशीन और फोर्थ इसमें है कंटूर सा मशीन। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग, फ्लेक्सिबल, सर्कुलर और कंटूर सा पावर सा मशीन हमारी होती है, जिसमें सबसे पहले आती है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। अब रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन है वो आपने लगभग जगह पर देखी होगी। साधारण जो वर्कशॉप में यूज ली जाती है वो रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन ही होती है। आप वेल्डिंग शॉप में देख सकते हैं या किसी कंपनी लाइन में जाते हैं तो वहाँ पर आप वर्कशॉप में देख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है, छोटी व बड़ी हर प्रकार की वर्कशॉप में रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का प्रयोग है वो किया जाता है। यानी कि सभी साधारण कार्यों के लिए या जनरल वर्कशॉप में क्या है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। यह मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिक दोनों यंत्रावलियों में होती है। अब मैकेनिकल यंत्रावली और हाइड्रोलिक यंत्रावली कौन सी होती है? तो मैकेनिकल यंत्रावली उसमें होती है जिनमें क्या रहेगा, गियर्स वगैरह लगे होंगे, रोड के द्वारा क्या है हिक्सा को चलाया जाएगा। और हाइड्रोलिक यंत्रावली रहेगी उसमें क्या होगा, हमारा ऑयल डाला जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है, जिससे क्या हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा रिक्शा को आगे पीछे मूवमेंट दिया जाता है। लेकिन मैकेनिकल में क्या रहेगा, गियर वगैरह लगे रहेंगे, एक गोल रोड लगी रहेगी जिसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। उस रैंक के द्वारा क्या आगे पीछे के मूवमेंट है वो रिक्शा को दिया जाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है ब्लेड के दांतों का झुकाव मशीन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। मशीन के प्रकार के ऊपर निर्भर करने का मतलब क्या है, कुछ मशीनें हैं वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करती है तो कुछ मशीनें रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करती है। वही इसने बोला है कि दांतों का झुकाव मशीन के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। इस मशीन की गति आगे पीछे चलने वाली होती है, फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में चलती है, आगे पीछे मूवमेंट करती है।
इसमें कटिंग प्रेशर है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा या फिर एडजस्टेबल भार के द्वारा दिया जाता है। हेक्सा के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है दबाव के द्वारा जिससे धातु हमारी कटती रहती है उसकी बात की जा रही है, तो वो या तो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उस पर धीरे धीरे दबाव दिया जाता है या फिर वहां पर क्या होगा एडजस्टेबल वेट लगा रहेगा, तो उसके द्वारा क्या है उसके वेट को हम क्या करेंगे निर्धारित करेंगे कि कितना वेट हमें देता रहना है हर स्ट्रोक पे, तो उस स्ट्रोक के हिसाब से क्या प्रत्येक स्ट्रोक पे वेट को सेट कर देंगे, उसी के हिसाब से हमारा हेक्सा है वो कटिंग करता रहता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन है, ये आप कहीं भी देख सकते हैं, गांव में अगर वेल्डिंग शॉप है तो वहां पर भी लगभग आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेकंड नंबर है फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन। अब इसमें क्या है फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन। फ्लेक्सिबल ब्लेड का मतलब आप समझ गए होंगे, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला ब्लेड जिसमें लगा होगा वो पावर सा मशीन। तो अब फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन कौन सी होती है? इस मशीन में फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग किया जाता है यानी कि लचीला ब्लेड इसमें फिट किया जाता है। इसमें लकड़ी के आरा मशीन की तरह ब्लेड लगा होता है, जैसे कि आपने लकड़ी काटने की आरा मशीन देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि ब्लेड है वो लगातार क्या करता रहता है गति करता रहता है। ठीक है, एक ऊपर रोलर लगा होता है एक नीचे रोलर लगा होता है, उस रोलर के ऊपर क्या है मूवमेंट करता रहता है। ब्लेड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है तो वो आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें फ्लेक्सिबल ब्लेड ही लगी होती है इस मशीन में, लेकिन इसकी चौड़ाई व मोटाई कम होती है। ये चौड़ाई और मोटाई कौन सी कम बताई जा रही है? तो ये आरा मशीन का जो ब्लेड रहता है जिसके द्वारा हम लकड़ी की कटिंग करते हैं उसकी अपेक्षा हमारी जो पावर सा में ब्लेड डलती है वो चौड़ाई व मोटाई में क्या रहती है कम होती है, यानी कि उसकी अपेक्षा पतली रहती है। यह हॉरिजॉन्टल आकार की होती है, इसमें जोब की लगातार कटाई होती रहती है। अब ये हॉरिजॉन्टल आकार की होती है। चलिए मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आप फिगर देख रहे होंगे। ये हमारी है फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, जिसमें क्या है ब्लेड है वो हॉरिजॉन्टल आकार में बंधा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल ही वर्क करती है यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेते हुए क्या जॉब की कटाई करती है। इसमें स्ट्रोक सिस्टम है वो नहीं होता है, यानी कि फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती है। इसमें ब्लेड है वो लगातार घूमता रहता है मूवमेंट करता रहता है और जॉब पर कटिंग करता रहता है और ब्लेड के ऊपर क्या है एक निश्चित प्रेशर दिया जाता है जिससे क्या ये जॉब के अंदर धातु को काटता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहे। ठीक है, इसके बाद में आपको स्क्रीन पर एक और मशीन दिखाई दे रही है, तो ये है हमारी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन को आप देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन आपको अभी दिखाया था, पीछे वाला जो फिगर था वो फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन का था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर सर्कुलर पावर सा मशीन। सर्कुलर पावर सा मशीन कौन सी होती है? तो जब कटिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है तो उसकी कटिंग के लिए सर्कुलर पावर सा मशीन का प्रयोग है वो किया जाता है। इस मशीन पर भी एंडलेस ब्लेड है वो फिट किया जाता है। यानी कि एंडलेस ब्लेड का क्या मतलब है? एंडलेस ब्लेड यानी कि उसका कोई एक किनारा नहीं होता है, जैसे कि हमारा फ्लेक्सिबल पावर सा ब्लेड हमने देखी थी, सेम उसी तरह क्या इसका ब्लेड बना होता है। फ्लेक्सिबल जो ब्लेड पावर सा मशीन है उसी की तरह ये कटिंग करती है, लगातार मूवमेंट होता रहता है, इसमें भी स्टॉक सिस्टम है वो नहीं होता है। ये बड़े क्रॉस सेक्शन वाले मटेरियल को काटने के काम में आती है। सर्कुलर पावर सा मशीन का फिगर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हमारी सर्कुलर पावर सा मशीन आपको दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है ब्लेड का कोई एक किनारा नहीं बना हुआ है, एंड नहीं है, आपस में क्या है ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है नेक्स्ट हमारा कंटूर सा मशीन। अब ये कंटूर सा मशीन कौन सी होती है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? इस मशीन में मेटल बेंड सा ब्लेड प्रयोग किया जाता है। मेटल बेंड सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी स्टोक सिस्टम है वो नहीं होता है, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट वाला सिस्टम है वो नहीं होता है। इस मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल काटने के लिए उत्तम होता है। अब विभिन्न आकार के प्रोफाइल है वो किस वजह से काटे जा सकते हैं? क्योंकि इसका जो बेस होता है उसको क्या हम किसी भी कोण पर एंगल पर क्या है सेट कर सकते हैं। कोई भी बाकी टेढ़ी हमें जॉब काटनी है तो इसके द्वारा क्या है कंटूर सा मशीन के द्वारा हम आसानी से काट सकते हैं। यदि ब्लेड टूट जाए तो उसे बट वेल्ड जॉइंट से वेल्ड किया जाता है तथा ग्राइंडर द्वारा
फिनिश करके फिट किया जाता है। मान के चलिए हम एक्साइंग कर रहे हैं, उस टाइम क्या है हमारे मशीन का ब्लेड टूट गया है, तो वही ब्लेड है वो दोबारा यूज में लिया जा सकता है, रीयूज उसका किया जा सकता है। लेकिन उसको जोड़ने के लिए क्या हमें बट वेल्डिंग जॉइंट है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट वेल्ड जॉइंट लगाकर उसको क्या वेल्डिंग किया जाएगा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा उसको क्या कर लिया जाएगा, ग्राइंडर द्वारा फिनिश कर लिया जाता है। उसके बाद में उसको दोबारा से फिट करके क्या यूज हम कर सकते हैं। इस मशीन का टेबल है वो किसी भी एंगल पर घुमाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस मशीन के बेस को हम क्या है किसी भी कोण पर घुमाकर सेट कर सकते हैं, तथा जॉब की एंगुलर कटिंग की जा सकती है, यानी कि किसी भी कोण पर हम क्या है जॉब की कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आपको कंटूर सा मशीन का फिगर है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक जॉब की कटिंग की जा रही है। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे गोलाई में उस जॉब की कटिंग की जा रही है। तो ये सिर्फ कौन सी मशीन से पॉसिबल है, ये कंटूर सा मशीन के द्वारा ही पॉसिबल होता है कि किसी भी आकार में क्या हम एक्साइंग कर सकते हैं पावर सा मशीन के द्वारा भी। इसका प्रयोग वो टूल रूम में किया जाता है। टूल रूम में ज़्यादातर इसका कंटूर सा मशीन का यूज किया जाता है, और साधारणतया वर्कशॉप में जिस मशीन का यूज किया जाता है वो होती है हमारी रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मटेरियल ऑफ पावर सा ब्लेड। अब पावर सा ब्लेड है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो पावर सा ब्लेड है वो प्राय हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं। इसको प्राय ऑल होल्ड किया जाता है। जैसे कि हमारा हैंड हेक्सा था, उसके ब्लेड को क्या फ्लेक्सिबल हार्ड, ऑल होल्ड, फ्लेक्सिबल टेम्पर, स्प्रिंग बेक आदि की तरह कई प्रोसेस है उसके हार्डनिंग के। लेकिन इसमें जो पावर सा मशीन रहती है उसमें ऑल होल्ड ब्लेड ही यूज किया जाता है। ये हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील के ब्लेड है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सा ब्लेड। पावर सा ब्लेड को स्पेसिफाई हम किस प्रकार से करेंगे, अगर हमें स्टोर से अगर पावर सा ब्लेड लेना है तो किस हिसाब से हम मांगेंगे। तो लेंथ ऑफ ब्लेड यानी कि ब्लेड की लंबाई दोनों पिल होल के सेंटर के बीच की दूरी से जो ली जाती है। विड्थ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की चौड़ाई, थिकनेस ऑफ ब्लेड, ब्लेड की मोटाई, और पिच ऑफ टीथ, दांतों की पिच। ठीक है, तो किस किस के अनुसार, ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की मोटाई और दांतों की पिच के अनुसार क्या इसको स्पेसिफाई है वो किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी जो पावर सा ब्लेड होती है, पावर सा जो ब्लेड होती है इसमें प्रति इंच दांतों की संख्या ली जाती है। पावर सा ब्लेड में क्या होती है, प्रति इंच दांतों की संख्या के हिसाब से इसको क्या है स्पेसिफाई किया जाता है। आगे इसमें क्या है, पावर सा से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा जॉब की कटिंग करते समय कोई माप लेते समय मशीन को रोक देना चाहिए। यानी कि अब क्या है, ये हमारा कोई पार्ट है, लंबी पार्ट है, इसको यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। अभी यहाँ पर क्या है एक्साइंग हो रही है, तो हम इसका साइज अगर माप रहे हैं उस टाइम की सही हमारी एक्साइंग हो रही है या नहीं हो रही, तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें मशीन को रोक देना चाहिए। उसके बाद ही क्या हमें मेजरिंग टूल है वो यहाँ पर लगा कर क्या है चेक करना चाहिए। अगर चलती मशीन में मेजरिंग टूल लगाएंगे तो एक तो माप सही से नहीं आ पाएगी, दूसरा हो सकता है हमारा मेजरिंग टूल है वही कटने लग जाए, तो उससे क्या होगा हमारा मेजरिंग टूल भी खराब हो जाएगा। और हो सकता है कि मेजरिंग टूल अगर चलती मशीन में फंस गया कहीं तो हमें भी चोट लग सकती है, तो इंजर्ड होने से भी हम क्या अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए पहले मशीन को रोक देना चाहिए, उसके बाद ही क्या है जॉब की माप है वो हमें लेनी चाहिए। सेकंड नंबर है साइन करते समय पतली जॉबों को हमेशा फ्लैट रूप में पकड़ना चाहिए। अब पतली जॉबों का क्या मतलब है इसमें, जैसे कि मान के चलो ये कोई पतली जॉब है, तो अगर इसकी यहाँ से ऐसे ऐसे कटिंग करते लाएंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर इसको क्या है फ्लैट रूप में हमने बांध लिया इसे, और अब क्या इसको ऐसे ऐसे कटिंग करते नीचे तक जाएंगे तो क्या होगा, इसको कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी, ब्लेड के दांते फंसने का डर नहीं रहेगा, ब्लेड के दांते नहीं टूटेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, इसीलिए इसने बोला है कि पतली जॉबों को हमेशा फ्लैट रूप में पकड़ना चाहिए। थर्ड नंबर है यदि जॉब की लंबाई कम हो तो स्पेसर का प्रयोग है वो करना चाहिए। स्पेसर का प्रयोग करने का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारी क्या है वाइस है, ठीक है,
ये यहाँ पर जा प्लेट बनी हुई है, इसके बीच में क्या हमें जॉब को पकड़ना है। अब ये जॉब क्या हमारा बहुत ही छोटा जॉब है, यहाँ से इसको एक्साइन करना है। तो बाकी जो ये भाग बच गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इधर से हम टाइट करेंगे वाइस को तो स्पिंडल क्या हमारा बीच में रहता है, तो क्या होगा इस साइड में क्या है, इधर तो हमारे इस जॉब की सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये यहाँ से क्या करेगी, मूवमेंट करने की कोशिश करेगी, इस टेपर में होने की कोशिश करेगी। तो इसको वाइस को टेपर में होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होंगे, एक सपोर्ट और लगा दी जाएगी, कोई चीज़ की, कोई लकड़ी वगैरह की, कोई गुटके की दूसरी सपोर्ट और लगा दी जाएगी इनके बीच में। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसर। उसको क्या बोला जाता है, स्पेसर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या एक साइड में जॉब बंधी हुई है, दूसरी साइड में एक स्पेसर लगा हुआ है सपोर्ट के साथ में, जिसको आप देख सकते हैं कि वो जो स्पेसर लगा है, यानी दूसरा जो पीस लगा है, वो आधी वाइस तक के अंदर गया है, ताकि वाइस में क्या है, किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो, वाइस खराब होने से बचाया जा सके, जॉब को भी खराब होने से बचाया जा सके। इसके लिए क्या स्पेसर का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इस पर दिया है कि ब्लेड पर अत्यधिक कटिंग प्रेशर है वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम हैंड हेक्सा से एक्साइन करते हैं तो वहाँ उस पर भी क्या है, ज़्यादा प्रेशर है वो नहीं देना चाहिए। सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट है, एक ही साइज के कई वर्कपीस काटने हो तो स्टॉपर का प्रयोग है वो करना चाहिए। एक ही साइज के कई वर्कपीस काटने हो तो स्टॉपर का प्रयोग करने का क्या मतलब है कि एक स्टॉपर बना हुआ होता है, तो उसे क्या बार बार साइज मापने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जैसे ही स्टॉपर ब्लेड के टच होगा वहीं से जो कटिंग करना शुरू करेंगे। एक टुकड़ा कट गया, फ्लेट को आगे सिरकाएंगे, स्टॉपर टच हो गया, वहाँ से क्या कर देंगे, उसको कटिंग कर देंगे। जैसे कि आप फिगर में स्टॉपर का फिगर है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कि देख सकते हैं आपकी एक ही साइज के वर्कपीस काटने हैं, तो इस साइड में क्या है, स्टॉपर लगा हुआ है। तो ये स्टॉपर क्या काम करता है, एक गेज का काम करता है स्टॉपर, जिसमें क्या है, एक बार साइज को सेट करके रख दिया तो उतने ही साइज की जॉब हमारी खुलती रहेगी। और क्या है, इसके जैसे ही टच होगी, जहाँ पर टच होगी वहीं पर ब्लेड को रखकर कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे वर्कपीस के सामने की तरफ लगा हुआ रहता है स्टॉपर, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है 6 नंबर। हमेशा कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कटिंग फ्लूइड का प्रयोग क्यों करना चाहिए, ताकि क्या है, हम ओवरहीट होने से बचा सके, ब्लेड को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये था हमारा पावर सॉ से संबंधित। अभी कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स भी है जो क्या है, हेक्सा से और पावर सॉ से रिलेटेड है। जैसा कि आप हेडलाइन में भी देख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट हिंट रिलेटेड टू हेक्सा एंड पावर हेक्सा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, फ्री कटिंग एक्शन के लिए एक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग है वो की जाती है। फ्री कटिंग एक्शन का क्या मतलब है कि सही उसको ब्लेड को हम क्लियरेंस दे सकें, उसी सब के लिए क्या है, या फिर हमारी ताकत हमें कम लगानी पड़े, इसके लिए क्या है, ब्लेड में दांतों की सेटिंग है वो की जाती है। सेकंड नंबर क्या है, हैंड हेक्सा का फॉरवर्ड स्ट्रोक ही कटिंग स्ट्रोक होता है। हैंड हेक्सा के द्वारा क्या है, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक जब लेकर जाते हैं, जिसमें प्रेशर लगाते हैं, दबाव और ताकत लगाते हैं, वह क्या होता है, कटिंग स्ट्रोक होता है। लेकिन पावर सॉ में फॉरवर्ड स्ट्रोक भी कटिंग स्ट्रोक हो सकता है, और ज़्यादातर वो रिटर्न स्ट्रोक है वो पावर सॉ में कटिंग स्ट्रोक कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हैंड हेक्सा अलग से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 3rd नंबर। इसमें दिया हुआ है, संतोषजनक कटिंग के लिए हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस है वो निम्न होनी चाहिए। यानी कि साधारणतः जो कटिंग करने के लिए हम जो हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस रखते हैं, नॉर्मली वो रहती है हमारी 59 से 65 HRC, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है। जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए कितनी रखेंगे, 59 से 62 HRC तक रखेंगे। लो एलॉय स्टील के लिए 62 से 65 HRC रखेंगे, और हाई स्पीड स्टील के लिए 61 से 65 HRC रखेंगे। लेकिन क्या तीनों को अगर हम कॉमन मानकर चले, ये पूछ ले कि हैंड हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है, तो 59 से 65 HRC हमारी क्या है, ब्लेड की हार्डनेस है वो रखी जाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, हेक्सा ब्लेड के दांतों पर 0 रेक, पॉजिटिव रेक और नेगेटिव रेक दिए जा सकते हैं।
जॉब की हार्डनेस के अनुसार रेक एंगल है वो दिया जाता है। जॉब की हार्डनेस के अनुसार रेक एंगल दिया जाता है, यानी कि अगर हम दांतों में एंगल नहीं देंगे तो वो क्या सही से कटिंग नहीं कर पाएंगे। और सही कटिंग एक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड के दांतों में रेक एंगल दिया जाता है। एक निश्चित झुकाव पर क्या उनको बनाया जाता है। जैसे कि हम हैंड एक्सा में देखते हैं कि दांतें आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो वो आगे जो झुकाव है, जो जितने एंगल पर झुक रहे हैं उनको क्या रेक एंगल बोला जाता है। जो कि 0 से 12 डिग्री तक रखा जाता है, यानी कि रेक एंगल है वो 0 डिग्री से 12 डिग्री तक साधारणतया रखा जाता है। सॉफ्ट धातुओं के लिए पॉजिटिव रेक और हार्ड धातुओं के लिए नेगेटिव और जीरो रेक रखा जाता है। यानी कि सॉफ्ट धातुओं के लिए पॉजिटिव रेक एंगल रखेंगे और हार्ड धातुओं के लिए नेगेटिव रेक एंगल या फिर जीरो रेक एंगल रखते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है, ब्लेड की स्ट्रेचिंग के कारण कुछ स्ट्रोकों के बाद वो नया ब्लेड ढीला हो सकता है। ब्लेड में स्ट्रेचिंग आने के कारण क्या होगा, कई स्ट्रोकों के बाद क्या होगा, हमारा ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। तो ये आएगा नया हेक्सा ब्लेड जो हमारा रहेगा, उसमें क्या स्ट्रेचिंग का दोष आ सकता है। तो कुछ स्ट्रोकों के बाद क्या हमें ब्लेड को थोड़ा सा फिर से टाइट कर लेना चाहिए अगर वो लूज हो गया हो तो। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है, यदि कोई भी एक दांत टूट जाए तो तुरंत कटिंग करना रोक देना चाहिए तथा 2 या 3 दांतों को ग्राइंड करके कार्य आरंभ करना चाहिए। ये इसका कहने का क्या मतलब है कि हम क्या है एक साइन कर रहे हैं, ठीक है, और इसका एक दांता यहाँ से क्या कट हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, एक दांता क्या हो गया, इसका यहाँ से कट हो गया। अब एक दांता यहाँ से कट हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बार बार आकर इसमें चोट लगेगी धातु की, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, गैप बन गया। तो अब इस गैप को हटाने के लिए, झटका लगने से बचाने के लिए क्या करेंगे, 2 से 3 दांतों को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे गोलाई में क्या कर देंगे, इनको ग्राइंड कर देंगे। इन दांतों को क्या कर देंगे, इसके बराबर गोलाई में ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, धक्का नहीं लगेगा, अचानक से क्या होगा, धक्का नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लेड क्या होगा, गोलाई में घूम के निकल जाएगा तो आगे वाले दांते वो कटिंग करना शुरू कर देंगे। और अगर यहाँ पर सीधा ही रखा जाएगा इसको, अगर यहाँ पर सीधा इसको ऐसे रखा जाएगा तो आएगा ब्लेड, जैसे ही इस पर धक्का लगेगा सीधा तो हमारा ब्लेड भी टूट सकता है और उससे क्या है, हमारे नुकसान हो सकते हैं, हम इंजर्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है, आमतौर पर पावर सा ब्लेड में 25 mm लंबाई में 4 से 14 दांते होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रति इंच दांतों की संख्या के हिसाब से क्या है, इसकी ग्रेड को निर्धारित किया जाता है या फिर इसकी पिच को लिया जाता है। तो इसमें क्या 4 से 14 दांते हैं वो प्रति इंच कटा होता है, वो नॉर्मली पावर सा ब्लेड की बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया है, आमतौर पर साधारण कार्यों के लिए प्रति इंच 10 दांतों वाला ब्लेड है वो प्रयोग करना चाहिए, तथा हार्ड मेटल और पतली धातु को काटने के लिए प्रति इंच 14 दांतों के ब्लेड का प्रयोग वो करना चाहिए। यानी साधारण कार्यों के लिए प्रति इंच 10 दांतों का ब्लेड यूज करना चाहिए, और कोई हार्ड मटेरियल या पतली धातु काटनी है तो उसके लिए 14 दांते प्रति इंच वाले ब्लेड का प्रयोग वो हमें करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, प्राय 400 इंटू 32 इंटू 1.6 इंटू 4 mm सामान्य साइज वाले पावर सा ब्लेड का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि साधारणतः इस साइज वाले पावर सा ब्लेड का यूज है वो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, इस ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं जिसमें क्या है 300 इंटू 25 इंटू 1.25 इंटू 2.5 mm, इस पावर सा ब्लेड का भी यूज है वो कर सकते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो 400 mm लंबाई वाले और 32 mm चौड़ाई वाले, 1.6 mm मोटाई वाले और 4 mm पिच वाले ब्लेड का यूज है वो किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट क्या है हमारा 10 नंबर, इसमें दिया है, ब्लेड को फिक्स करते समय दांतों की दिशा कटिंग स्ट्रोक की दिशा में रखना चाहिए। अब ये क्या किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पावर सा ब्लेड की। क्या बोला है,
कि दांतों की दिशा कटिंग स्ट्रोक की दिशा में रखना चाहिए। अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग कर रहा है तो झुकाव हुआ दांतों का आगे की तरफ होना चाहिए। अगर रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग कर रहा है तो दांतों का झुकाव वो रिटर्न स्ट्रोक में होना चाहिए, यानी कि पीछे की तरफ है वो होना चाहिए। तो इसीलिए क्या ये बोल रहा है कि कटिंग स्ट्रोक की दिशा में ही दांतों की दिशा वो रखनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, आपका है वो हेक्सा का जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो गया है, चीजल का है वो भी क्लियर हो गया है। 2 पॉइंट आपके कटिंग टूल के क्लियर हो गए हैं। इनके प्रॉपर प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर बनी हुई है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर शाम 8 बजे आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें क्या स्पेशल नोट्स से तैयार किया हुआ वीडियो आपको देखने के लिए दिया जाता है हर शाम 8 बजे। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।